मित्रों, शेखर एक जीवनज्ञ का एक मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद के सिद्धांतों के आधार पर लिखा गया उपन्यास है। मनोविश्लेषणवाद क्या है, हम इसे यहाँ पर पहले समझते हैं। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार मस्तिष्क की 3 स्थितियाँ होती है और वह स्थितियाँ हैं चेतन, अवचेतन और अचेतन। इन तीनों में यदि सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई है तो वह अचेतन होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार तैरते हुए हिमखंड का एक भाग हमें ऊपर नजर आता है, परंतु उससे 7 गुना अधिक भाग पानी के नीचे होता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अंश चेतन धरातल पर तथा इसके 7 अंश अचेतन में स्थित होते हैं और अचेतन में व्यक्तित्व को निर्मित करने वाली शक्तियाँ कार्यशील रहती है। अचेतन में तमाम आदिम वासनाएं भी विद्यमान होती हैं, जिन्हें चेतन धरातल पर व्यक्ति ठीक उसी प्रकार स्वीकार नहीं कर पाता जिस प्रकार की वह है, क्योंकि बुद्धि सामाजिक विधि निषेध पर विचार करती है। समाज में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस आधार पर ही हम किसी बात का निर्णय करते हैं और उसे प्रत्यक्ष रूप में सामने लाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी कई इच्छाएं जो बड़ी बलवती होती है वह अस्वीकृत रह जाती है और जो कामनाएं हमारी अस्वीकृत हो जाती हैं वे लौटकर अवचेतन में पुनः चली जाती है। कभी कभी ये जो अस्वीकृत इच्छाएं हैं यह ग्रंथियों का रूप ले लेती है। जब यह ग्रंथियों का रूप ले लेती है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में ये जिन संवेदनाओं को चेतन धरातल पर प्रेषित करती है वे मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। यदि ये अचेतन में आती हुई आदिम वासनाओं को हम उदास नहीं करते, इन वासनाओं को यदि हम निष्क्रिय नहीं करते, तो ये प्रतिक्रियाएं अवश्य करती है। प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न रूपों में हो सकती है। जैसे प्रतिक्रिया के 2 धरातल मुख्य रूप से होते हैं। प्रथम तो ये प्रतिक्रियाएं सीधे चेतन धरातल पर जाती है, जिसका प्रभाव अनजाने ही व्यक्ति के विचार और व्यवहार पर पड़ता रहता है। दूसरे, ये प्रतिक्रियाएं अवचेतन धरातल पर ही कार्यान्वित होती रहती हैं और यही प्रतिक्रियात्मक संवेदनाएं स्वप्न चित्रों का निर्माण करती रहती हैं। मित्रों, यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद के ऊपर यह आरोप भी लगाया जाता है, जो वास्तव में उसकी एक बहुत बड़ी सीमा भी है, और वह यह है कि मनोविश्लेषण मन के अंतरंग सागर में ही उलझा रहता है। व्यक्ति के निर्माण में बाह्य जगत की भी अपनी भूमिका होती है, परंतु मनोविश्लेषण अंतर जगत की समस्याओं से ही जूझता रहता है। व्यक्तित्व निर्माण में उसकी कितनी भूमिका है यह हम आगे समझेंगे। मनोविश्लेषणवाद मन की शक्ति को पहचानता है, हमें यह स्वीकार करना होगा, और वह व्यक्ति के विचारों तथा व्यवहारों का सही मूल्यांकन नहीं करता, उसकी गहराई से छानबीन करता है। यही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी हम मान सकते हैं। मनोविज्ञान हमें वास्तव में यह सिखाता है कि बाहर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह अपने मूल रूप में ठीक वैसा ही नहीं है, और यदि उसके अचेतन का अध्ययन करते हुए हम उसके व्यवहारों को विचारों के मूल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, यदि हमारा ये प्रयास पूर्ण हो जाता है तो स्थितियों का सही रूप हमारे सामने आ सकता है। भारतीय दर्शन के अंदर यदि हम देखते हैं तो इसे बहुत महत्व दिया गया है। आधुनिक विज्ञान में अचेतन से संदर्भित इस शब्द को हम संस्कार के रूप में लेते हैं। जब हम संस्कार की बात करते हैं, अपनी संस्कृति के अंदर आध्यात्मिक साधनाओं की बात करते हैं, तो वास्तव में वहाँ हमारा उद्देश्य यही होता है। हम हमारी इन आदिम वासनाओं को संस्कारबद्ध कर देते हैं, जिससे वह सुगठित संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। किंतु आधुनिक मनोविज्ञान का मूल चूँकि पाश्चात्य भूमि पर है, इसलिए इसमें जो भी रूप सामने आता है वो मनोविश्लेषणवाद के अनुसार ही हमें दिखलाई देता है। यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा, केवल व्यक्ति का ही मनोविज्ञान नहीं होता मित्रों, समाज का भी अपना मनोविज्ञान होता है। जैसा कि युग सामूहिक अचेतन की चर्चा करते हैं, साहित्यिक में
मनोविज्ञान इस ढंग का होना चाहिए कि उसमें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ समाज का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके। इससे व्यक्तित्व निर्माण में अंतरंग शक्तियों के साथ साथ बाह्य शक्तियों की भी चर्चा हो सकेगी और किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण की वास्तविक स्थिति को हम सही रूप में अध्ययन कर सकेंगे। मित्रों, मनोविश्लेषणवाद का जो अहमगत और कामगत दर्शन है उसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में भी की है। हम उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। शेखर का चरित्र उसी अहमवाद व कामगत दर्शन के साथ खुलता है। यदि मनोविश्लेषणवाद के धरातल पर हम शेखर के चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो ही हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। यदि हम उसका मूल्यांकन इस तरह नहीं करते हैं तो वह हमें एक एबनॉर्मल और पतित पात्र लग सकता है। हम देखते हैं उसकी स्तुति को, उसकी बहन सरस्वती है, परंतु सरस्वती के प्रति उसकी रागवृत्ति है, और शशि उसकी मौसेरी बहन है, परंतु उसके बावजूद भी उसके प्रति प्रणय भाव हम इसमें उपन्यास के अंदर देखते हैं। जब ये असंगतियाँ हमें उसके चरित्र में दिखलाई देती है तो मित्रों, हम इन असंगतियों के बीच उसकी सही पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? निसंदेह यह आधार मनोविश्लेषणवाद का ही हो सकता है। मित्रों, यहाँ तथ्य यह नहीं है कि शेखर जैसी ही परिस्थितियों में यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह शेखर से अलग व्यवहार करता, अर्थात जैसा व्यवहार शेखर को इसमें करते दिखाया गया है वैसा व्यवहार नहीं करता। पर मित्रों, संभावना इस बात की ही अधिक है कि शेखर जैसा ही वह व्यवहार करता। यह महज हमारी अटकल नहीं है, वरन मनोविज्ञान के अचूक निष्कर्ष के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। इसी धरातल पर शेखर हमारे सामने यहाँ पर अपवाद नहीं रह जाता। वास्तव में उसकी असाधारणता अस्तित्ववादी धरातल पर ही अपनी सफलता प्राप्त करती है, अर्थात वहीं जाकर हम उसके चरित्र का सही निर्णय कर पाते हैं, उसके साथ न्याय कर पाते हैं। मनोविश्लेषणवादी धरातल पर ही शेखर के चरित्र की कुंजी निहित है। केवल शेखर के चरित्र की ही नहीं, हम यदि उपन्यास में देखें तो शशि के चरित्र की भी कुंजी हमें वहीं पर मिलती है। शेष पात्रों के चरित्र का यदि हम विश्लेषण करें तो हमें लगता है कि शेखर के शशि और कुछ पात्रों को छोड़कर अन्य चरित्रों के विषय में लेखक की मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करने की रुचि नहीं रही है, और यदि सही में वह ऐसा करता तो उपन्यास और ज़्यादा रोचक भी हो सकता था, साथ ही मार्मिक भी हो सकता था। कुछ चरित्र जैसे सरस्वती का चरित्र है, शारदा का चरित्र है, मणिका का, मदन सिंह जी का, इनका चरित्र कुछ मनोविश्लेषण के सिद्धांतों की लपेट में आया अवश्य है, किंतु बस आया ही है, उनका चित्रण मनोविश्लेषण के आधार पर नहीं हो पाया है। लेखक का ध्यान इस ओर वास्तव में था ही नहीं, वह शेखर के मनोविश्लेषण का ही यहाँ पर ज़्यादा चित्रण करना चाहता था और उसे करने में वह सफल भी रहा है। और यदि बारीकी से देखें तो वास्तव में शेखर में मनोविश्लेषण दर्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रयोग में उसका उपयोग ही हमें यहाँ अधिक लक्षित होता है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो अज्ञेय की अप्रोच निश्चित ही सराहनीय कही जाएगी। वह शेखर से भाषणबाजी, बहसबाजी कराने के बावजूद भी स्वयं उसको दर्शन नहीं बनने देते हैं। जैसा कि जैनेन्द्र का यदि हम साहित्य देखते हैं, जोशी का यदि साहित्य देखते हैं, तो उन्होंने अपने चरित्रों को दर्शन बना दिया है, परंतु अज्ञेय इस भाव से बचे रहे हैं। शेखर केवल एक चरित्र रहता है, दर्शन की बनावट उसके इर्द गिर्द हमें कुछ जरूर नजर आती है, परंतु वह दर्शन से प्रभावित होते हुए भी उसे बंधा हुआ नहीं है। वह दर्शन के रूप में ओढ़ता नहीं है, प्रत्युत उसके नैसर्गिक प्रभाव से वह प्रचलित रहता है। यहाँ जब हम देखते हैं तो शेखर के अंतर्द्वंद व अस्तित्व चिंता हमें वैसी नहीं दिखलाई देती जैसी कि दोस्तावस्की के अंडरग्राउंड मैन की है, और यह ठीक भी है। यदि वह ऐसा
करते तो निश्चित रूप से हम उनकी इतनी अच्छी रचना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते और उसे हम मौलिक नहीं मानते। वास्तव में अज्ञेय अस्तित्ववादी विचार दर्शन के तहत शेखर को उतने कलात्मक रूप में नहीं गढ़ पाते फिर, और उनकी इतनी मेहनत शायद बेकार ही चली जाती। वह शेखर के चरित्र में अस्तित्ववादी व जनवाद का समन्वय प्रस्तुत करना चाहते हैं। यद्यपि इस प्रयास में उनकी कुछ सीमाएं हमें यहाँ पर दिखलाई देती है। अस्तित्ववादी विचारधारा के लगभग सभी आनुषंगिक गुणधर्म शेखर में यहाँ हमें मौजूद दिखलाई देते हैं। इस विषय पर हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। यहाँ मनोविश्लेषणवाद की सीमाएं शेखर को आबद्ध करने की कोशिश करती है। वहाँ अस्तित्ववाद की उसे इन सीमाओं से मुक्त करवाता है और अज्ञेय मनोविश्लेषणवाद का अतिक्रमण करते हुए उसे नवीन अर्थ छवि प्रदान करते हैं। किंतु मित्रों, जहाँ अस्तित्ववाद की सीमाएं शेखर की गति अवरुद्ध करती है, वहाँ अज्ञेय जनवाद का सहारा लेते हैं। यद्यपि सुस्पष्ट परिकल्पना के अभाव में वह जनवाद की भूमिका पर शेखर को दौड़ा नहीं सके। इस धरातल पर वह बोझिल कदमों से ही यहाँ हमें चलते हुए प्रतीत होते हैं। शेखर की करुणा में हम बुद्ध की करुणा के दर्शन नहीं कर सकते, और यदि करते तो हम हंसी के पात्र अवश्य बनेंगे। उसकी करुणा वैसी नहीं है जैसे बुद्ध की करुणावाद के निकट हमें रखने के लिए बाध्य करती है। शशि में आत्मबलिदान है और वह आत्मबलिदान पूरी तरह से भारतीय चरित्र को दर्शाता है। नारी का त्याग, सेवा, दया, ममता, स्नेह की प्रतिमूर्ति वह हमें यहाँ पर दिखलाई देती है। मित्रों, शेखर एक जीवनी में ऐसी अन्य दार्शनिक धाराएं हमें दिखलाई नहीं देती जो उसकी मूल दार्शनिक विचारधाराओं, मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद को धुंधला कर सके। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें।